हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैच द फॉलोइंग पे है और आज हमारी लास्ट क्लास है रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग। आज की क्लास में हम लोग अप्रोक्स 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड होपफुली आप लोगों ने ये सीरीज जरूर से कवर की होगी जो कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। हमने बताया भी था कि हमने मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड कर दी है। उसके पहले हमने आईटीआर फॉर्म्स पे डिस्कशन किया था और उसके भी पहले हमने क्रेडिट कंट्रोल पे डिस्कशन किया हुआ है। तो ये टॉपिक्स ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। ये टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। और हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसकी प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट कर दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिकली हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 41 है। देखो, सबसे पहले कह रहा है कॉपीराइट्स, देन ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स। कॉपीराइट्स की बात करें तो बेसिकली कॉपीराइट का करेक्ट आंसर होगा कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट आप किसका कराओगे? आपकी जो आर्टिस्टिक वर्क है उसका, ठीक है। देन ट्रेडमार्क्स की बात करें तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिंबल होता है, तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा इट इज अ सिंबल जनरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन पेटेंट्स, पेटेंट बेसिकली किसके लिए कराया जाता है? जो भी आप न्यू इन्वेंशन कर रहे हो उसके लिए आप पेटेंट कराते हो, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा राइट्स रिलेटेड टू न्यू इन्वेंशंस। एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ये बेसिकली ना ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट ही मेंटेन करके रखें, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर टू कीप इट सीक्रेट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, ए के लिए करेक्ट ऑप्शन था 2, बी के लिए करेक्ट ऑप्शन था 1, सी के लिए था 4 और डी के लिए था 3। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया बेटा? 2 1 4 3। देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में कहा दिया हुआ है 2 1 4 3। फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है 2 1 4 3, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ए। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और इसमें ना कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए हुए हैं और कुछ पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं। जैसे पहला दिया हुआ है कंटिंजेंसी टेबल। अब देखो, कंटिंजेंसी टेबल की बात करें तो ये बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का जो भी रिलेशनशिप होता है ना उसको रिकॉर्ड करता है, उसको एनालाइज करता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स, बेसिकली कैटेगरियल वेरिएबल्स। ठीक है। देन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये कभी भी पॉपुलेशन के शेप पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ जो हमारा पैरामीटर होता है ना, जिस भी पैरामीटर पे आप कैलकुलेशन करो वो फिक्स्ड होता है। नंबर एंड नेचर ऑफ पैरामीटर्स आर फिक्स्ड इन एडवांस। और एफ टेस्ट के लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन से समझ में आ रहा है एफ टेस्ट और एफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। ठीक है, तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी के लिए, ए तो सिंपल है, इसका होगा 4, बी का होगा 2, सी का होगा 3 और डी का होगा 1। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जा रहा है 4 2 3 1। देख लेते हैं ऑप्शन कहां दिया हुआ है 4 2 3 1। देखो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 2 3 1, तो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सिंपल है, इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन सारे टॉपिक पे हमने डिटेल डिस्कशन अपने सेकंड चैनल पे किया हुआ है। देखो, डेफिनेशन पूछा है। सिंपल रिग्रेशन की बात करें तो बेसिकली हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। मल्टीपल रिग्रेशन जहां एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की बात होती है। एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो यहां हम किस तरह के रिलेशन की बात करेंगे? लीनियर रिलेशन। लीनियर मतलब इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन देख लेते हैं। सिंपल रिग्रेशन के लिए हो जाएगा प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर। क्योंकि रिग्रेशन आप लोगों को याद होगा, हम इस तरीके से क्वेश्चन भी बनाए थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है ना। तो सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, जहां पे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए दूसरी वेरिएबल की वैल्यू की हेल्प लेनी होती है। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हो जाएगा इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ बेसिकली क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर ये इक्वेशन देखो तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होगा और ये डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है? एक्स की वैल्यू पे।
तो हम कह रहे हैं एक नहीं, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के लिए हो जाएगा सिंगल वेरिएबल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट अनदर वेरिएबल ऑन द असम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल। क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बनेगा। क्लियर? तो ये चीज याद रखना कि अगर हम लोग सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारा दो वेरिएबल है, बस एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। बट जहां मल्टीपल रिग्रेशन की बात करेंगे वहां एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, जिसका इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना वो हमारा डिपेंडेंट होगा और बाकी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए का करेक्ट ऑप्शन 1 आ रहा था, बी का करेक्ट ऑप्शन सी थर्ड आ रहा था और थर्ड का सी का करेक्ट ऑप्शन 2 आ रहा था। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 1 3 2 जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि सब्जेक्ट सीरीज, रिलेटिव सीरीज और कोवेरिएंस क्या होता है। तो सब्जेक्ट सीरीज वो होता है ना जहां पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटिव सीरीज वो होता है जहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट होता है, और कोवेरिएंस बेसिकली क्या होता है, कोवेरिएंस जहां हम लोग एक्स और वाई इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना, दो वेरिएंस को साथ में कैलकुलेट करते हैं, जो कि बेसिकली आप मीन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमने कोवेरिएंस पे बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगेन हमने पहले बताया था कि हमारा जो सेकंड चैनल है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वहां आपको सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज भी शेयर किए हैं, तो वो जरूर से कवर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देख लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट सीरीज के लिए दिया हुआ है द वेरिएबल विच इज इंडिपेंडेंट, रिलेटिव सीरीज के लिए दिया है द वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट, और कोवेरिएंस के लिए दिया है इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया 2 3 1, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्या हमने इस पे भी क्लास अपलोड की है? हाँ, अभी हमने रिसेंटली क्लास अपलोड की थी जहां पे मोटिवेशन फैक्टर्स, मोटिवेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो अपडेट की थी। वहां हमने ये सारी थ्योरीज अपडेट की है कि एक्स थ्योरी क्या होती है, वाई थ्योरी क्या होती है, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी क्या होती है। तो वो क्लास अभी तक नहीं कवर की है तो जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। देखो कह रहा है, एन ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क इन ऑन हिज ओन। एक्स थ्योरी में यही होता है कि वो खुद से काम नहीं करना चाहते हैं। एन इंडिविजुअल इज वर्किंग टू वर्क विलिंग टू वर्क ऑन हिज ओन, ये होता है वाई थ्योरी में। मोटिवेशनल फैक्टर्स के लिए बचा हायरार्की थ्योरी, हाइजीन विलिंग टू वर्क ऑन थ्योरी ऑफ हिज ओन। देखो मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप खुद ही से काम करना चाहते हो। एंड एस्टीम नीड, ये बेसिकली मैस्लोज हायरार्की थ्योरी का पार्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से देख लेना जरूर। इसका 3 है, इसका 4 है, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 4 2 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। देखो हमारे पास बोला है क्रेडिट कंट्रोल, कॉर्पोरेट कंट्रोल, आईपीओ कंट्रोल या यूलिप कंट्रोल। देखो क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली किससे रिलेटेड है? आरबीआई से, क्योंकि जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज है वो उसको कौन बेसिकली हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। कॉर्पोरेट कंट्रोल बेसिकली कंपनी पे किसका कंट्रोल है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज एमसीए। आईपीओ कंट्रोल, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये रिलेटेड है सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि बेसिकली वहां पे तो आप शेयर से रिलेटेड सारी चीजें देखते हो। एंड यूलिप कंट्रोल, ये क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके लिए हो जाएगा IRDA, दैट इज इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। ABCD, ए का करेक्ट सीक्वेंस है 4, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 3। करेक्ट सीक्वेंस हो गया 4 1 2 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कट कर दे रहे हैं हम, ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है लॉयल कस्टमर्स हैव डैश प्रोडक्ट्स। अब अगर लॉयल कस्टमर है, आपका लॉयल कस्टमर है जो कहीं नहीं जा रहा है, तो वो आपसे हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा।
लॉयल कस्टमर्स आर डैश सेंसिटिव, देखो उनको प्राइस से कोई फर्क नहीं होता है ना, उनको कभी भी इस चीज से मतलब नहीं होता कि आप महंगा बेच रहे हो या सस्ता बेच रहे हो, तो लेस प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा। लॉयल कस्टमर्स पे डैश टू कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग, क्या उनको कॉम्पिटिटर्स के एडवर्टीजमेंट से कोई मतलब होता है? नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, दैट इज लेस अटेंशन होगा। एंड सर्विंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज चीपर, आप जब अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सर्व करो ना, तो आपको पता होता है कि उनको कहाँ क्या चीज चाहिए, कैसे आपको उनके लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो वो हमेशा सस्ता होता है। ठीक है, ए के लिए ऑप्शन है 4, बी के लिए है 3rd, सी के लिए है 1 और डी के लिए है 2। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया बेटा? 4 3 1 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना है। फर्स्ट है फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हमने इस पे भी क्लास अपलोड की थी ना कि फेमा बेसिकली फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया था 1999 में। देन इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1948। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सिंपल भी है इंपॉर्टेंट भी है। प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री एंटरप्राइज, इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। गवर्नमेंट ओनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, देखो अगर आप नए सिक्योरिटीज को या नए शेयर्स को मार्केट में ला रहे हो तो वो प्राइमरी मार्केट में लाते हो, एंड री इशू करते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। ठीक है, एंड द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 2 4 1 3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगेन हमारा बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, ग्रेप वाइन, फॉर्मल टास्क, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, कर्ट लिविन। ग्रेप वाइन की बात करें तो ये बेसिकली गॉसिप से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल ग्रुप है और बेसिकली यहाँ पे गॉसिपिंग होती है। फॉर्मल ग्रुप रिलेटेड होता है किसी पर्टिकुलर टास्क से। इनफॉर्मल ग्रुप को हम नेशनल ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप बेसिकली कैसे बनता है कि वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को फॉलो नहीं करता है ना। एंड कर्ट लिविन, इनकी थ्योरी थी फील्ड फोर्स थ्योरी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कैपिटल किसका डिफरेंस है? कैपिटल हमेशा किसका डिफरेंस होगा? असेट माइनस लाइबिलिटी, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ठीक है, तो इसके लिए दिया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ग्रॉस प्रॉफिट इज एसर्टेन बाय डिडक्टिंग, जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तब आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि दिया है फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स। वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग मशीन्स, अगर आप मशीन्स परचेज कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उसका इरेक्शन कराया और उस पर वेजेस पे किया, तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, दैट इज डेबिट हो जाता है मशीनरी अकाउंट। एंड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए क्या प्रिपेयर करना होता है? अलग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैलकुलेट करना होता है, तो हम उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पर यूनिट हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट इज टू फाइंड आउट कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? सो दैट हम पर यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। पर एक सीक्वेंस देख लेते हैं, 3 1 4 2, 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी टू सेल होते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वर्क इन प्रोग्रेस वो होते हैं जिसपे कुछ काम हुआ है और कुछ परसेंट काम बचा है, दैट इज आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल वो होता है जिसको आप फर्दर कंज्यूम कर सकते हो फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड
ये ना मिस प्रिंटिंग है, इसको हम लोग कट कर देंगे। इसके लिए हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3, 1, 2। यहां देखो ऑप्शन बी में ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3, 1, 2। नेक्स्ट लिखा है क्रॉस डिमांड इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द। क्रॉस डिमांड क्या होता है, हमने बताया है कि जहां पे हम टी एंड कॉफी की बात करते हैं लेट्स से, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉफी की प्राइस चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली टी की भी डिमांड चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल बी हायर। ये कब होगा, कह रहा है कि अगर ईडी किसी भी प्रोडक्ट की हायर होगी ना, तो उस केस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे। ठीक, क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, लेट्स से ग्रेटर देन 1, तो इस केस में हम कह रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस 10% से चेंज होगा तो डिमांड 15% से चेंज होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, द मोर अवेलेबल आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर दैट प्रोडक्ट। द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशन है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। एंड द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, ये स्टेट क्या करता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दैट इज व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 देख लेते हैं कहां गिवन है, 2, 4, 1, 3। फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है हमारा 2, 4, 1, 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन अगेन, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है। स्कैटर डायग्राम की बात करें तो ये ग्राफिक मेथड से रिलेटेड है। कार्ल पियर्सन मेथड की बात करें तो यहाँ एक्चुअल फिगर्स चलते हैं, और स्पीयरमैन बेसिकली इसका फुल फॉर्म ही है रैंक स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड, तो ये रिलेटेड है रैंकिंग मेथड से। करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 2, 1, 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ना मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कह रहा है कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट बेसिकली एज पर गिवन ऑप्शन देखें ना, तो पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का बहुत क्लोज रिलेशन होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ। दिखा है क्लोज रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट सबको पता है पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशनल एंड स्पेशल मोबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग इंप्लीकेशंस फॉर बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये किससे रिलेटेड है, जो आपकी इकोनॉमी में चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया है इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज मार्केट में चेंज होगी उसी के बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चलता है। एंड ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 देख लेते कहां दिया हुआ है 2, 4, 1, 3। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, 4, 1, 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड है, या क्रेडिट कंट्रोल मेजर है किस तरह का, क्वांटिटेटिव। सिडबी ये रिलेटेड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, हमने बताया भी था कि इनका बेसिकली वर्क क्या होता है कि जो स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना। कट्स ये बेसिकली रिलेटेड होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्क से, और इल्पिक ये रिलेटेड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। कट्स का फुल फॉर्म है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, आप लोग प्लीज लर्न कर लेना। इसका करेक्ट सीक्वेंस है 2, 4, 1, 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स से रिलेटेड होता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा फैसिलिटेशन ऑफ इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। देन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो डिपॉजिटरी लिमिटेड है, इनका काम बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस से। लिखा है मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलिस्टिक ऑफ शेयर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज। देन सेबी की बात करें तो नो डाउट सेबी किससे रिलेटेड होता है, मार्केट में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के इशू से। abolition of capital issues, control and retaining the sale authority for new capital issues, and Securities Trading Corporation of India
ये रिलेटेड है टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 2, 1, 4, 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट देखो, अगेन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। डेफर्ड टैक्स ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। 3 एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हम दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इम्पेयरमेंट लॉस ये बेसिकली हमारा फिक्स्ड एसेट है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट अगेन अकाउंट्स एंड कॉस्ट्स मिला करके क्वेश्चन दिया है। लिखा है अर्निंग एबिलिटी ऑफ फर्म। हमें अगर फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग एबिलिटी देखनी होगी तो हम किससे देखेंगे? पीवी रेशियो से, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। कंजर्वेटिज्म, इसको हम लोग प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। कैश प्रॉफिट जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना होगा। एंड कैश एंड अक्रूवल, ये बेसिकली क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो। जैसे डॉक्टर्स हैं या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह की कोई उधार की सर्विस नहीं देते, तो वो अपनी बुक्स हमेशा मेंटेन करते हैं ऑन कैश बेसिस। और उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं, जहां पे करंट ईयर का जो भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। फिर भले आपने उसके लिए पेमेंट की हो या ना की हो, पेमेंट रिसीव की हो या ना की हो। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए भी दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1964 में हुआ। जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स की बात करें तो ये 2008 में कंडक्ट हुआ। ACCRA कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1947 में हुआ। एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये हुआ 1944 में। ये बेसिकली लर्न करने वाला क्वेश्चन है, तो साथ ही साथ लर्न कर लेना। करेक्ट सीक्वेंस है 2, 4, 1, 3, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, अब देखो ये सारे एमसीक्यूज रिलेटेड थे मैच द फॉलोइंग से। तो आज हमने अपने जितने भी मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चंस थे सब डिस्कस कर लिए हैं। टोटल ओवरऑल हमने 61 एमसीक्यूज डिस्कस किए, जिसमें से एक क्वेश्चन कटवाया, तो ओवरऑल 60 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। और पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, तो ईजी रहेगा पढ़ने में। अब देखो, हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगी, जहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का क्या रिलेशन है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशन है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेसिकली सीयूईटी, एचपीयू, ओडिशा सीपीईटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी रखा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो हमारे ऐप से डायरेक्टली क्लासेस परचेज कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। हमने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की भी लिंक दी है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आज ये क्लास यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और ये सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।